सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं का सखी सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और हार्दिक शुभकामनाएं नव संवत्सर की और नवरात्र की बधाई। बधाई आपको भी रेणु जी, और सभी सखियों श्रोताओं को भी बधाई। जी हाँ नेहा, ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और ख़ास तौर से इस मौके पर तो हम सब शायद यही चाहते हैं कि वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे, दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा को संपूर्ण कर, सज्जन जो हित दे, कुटुंब में प्रीत दे और निरोगी काया दे। आजकल खास तौर से ये वाली जो लाइन है, निरोगी काया दे, बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। मान सम्मान दे, सुख समृद्धि और ज्ञान दे, शक्ति दे, शांति दे और भक्ति भरपूर दे। तो ऐसी सारी चीजें कामना, जी सारी चीजें मांग ली गई हैं। हाँ, अब तो क्या मतलब है, हम लोग बोरिया बिस्तर लपेटे और चल दें? नहीं मतलब एक साथ जब मांगने पे आता है इंसान, ये ऐसा सोचते हैं कि कुछ ऐसा, कई बार हम कुछ कहानियों में भी पढ़ते हैं, जब भगवान बोलते हैं कि वरदान मांगो, हाँ, तो फिर जो मांगी जाती है, हाँ। बोलते हैं हमें समझ नहीं आ रहा, उसके बाद जो मांगा जाता है अलग अलग कहानियों में आता है जब, हाँ। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें मांग ली जाती है। लेकिन फिलहाल आपने क्या मांगा ये आपके साथ है, लेकिन हम यही मंगल कामना करते हैं कि हम सब, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप, हम सब ऐसे ही खुशहाल बने रहें जी, और जो चाहे वो पूरा हो और स्वस्थ रहें। बिल्कुल। और आज आपने क्या मांगा ये हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल हम जो देने जा रहे हैं विविध भारती यानी कि सखी सहेली के माध्यम से, वो है हम सखी विशेष में पीवी सिंधु की हम बात करेंगे, जो बैडमिंटन प्लेयर है जी। और करियर गाइडेंस में आज हम ब्लॉगर बनने के बारे में बताएंगे। ये और थोड़ा सा नया विषय है जी। और साथ ही नए साल के नए वचन क्या क्या होने चाहिए, इसके बारे में जी थोड़ी सी ऐसे मतलब कह सकते हैं कि बता देंगे बाकी बनाते तो सब खुद ही है, बहुत सारे करते हैं लेकिन आज मतलब कह सकते हैं बहुत सारे त्योहार हैं जी। 5 त्योहार भी कह सकते हैं, जैसे गुड़ी पड़वा, बैसाखी और उगादी भी है एक, और चेटीचंद है जी, चेटीचंद है, और उसके साथ साथ नव संवत्सर और नवरात्र का पहला दिन है। तो कुछ इस तरीके का दिन है। हमारी सखियां लिखकर भेजें अगर, कि जैसे नव संवत्सर है, पहली बात तो ये 2078 है जी। तो 2078 है, यानी कि हमारे वर्ष का, संवत्सर का ये पहला दिन है जी। तो 12 महीनों के नाम लिखकर अगर भेजें तो कैसा रहेगा हमारे सभी श्रोता? भाई हम तो कह रहे हैं कि कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं ना जिसमें सवाल जवाब होते हैं, हाँ। तो अभी हमें ये पता चल चुका है कि सवाल पूछे जवाब तुरंत आ जाता है तो हमें तो पूरा यकीन है कि जवाब आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। देखो ऐसा तो नहीं कि आ गया है, हाँ ये भी हो सकता है लेकिन भाई ये जो पहला संवत्सर है, इसमें हम बड़ी प्यारी सी पंक्तियां कुछ हैं, इसको हम साझा करना चाहते हैं। जैसा कि नया साल शुरू हुआ है, प्रथम महीना चैत से गिन, राम जन्म का जिसमें दिन, द्वितीय माह आया बैसाखी, पंच नद की साख यानी बैसाखी। ज्येष्ठ मास को जान तीसरा, अब तो जाड़ा सबको बिसरा, चौथा मास आया आषाढ़, नदियों में आती है बाढ़, पांचवें सावन घेरे बदरी, झूला झूलो गाओ गजरी, भादो मास को जानो छठा, कृष्ण जन्म की सुंदर छटा, मास 7वां लगा कुंवार, दुर्गा पूजा की आई बहार, कार्तिक मास 8वां आए, दिवाली के दीप जलाए, नवा महीना आया अगहन, सीता बनी राम की दुल्हन, पूस मास है क्रम में 10, पियो सब गन्ने का रस, 11वां मास माघ को गाओ, समरसता का भाव जगाओ, मास 12वां फागुन आया, साथ में होली के रंग लाया। तो इस तरह से 12 मास पूरे हुए, अब छोड़ो ना कोई काम अधूरे। तो भाई ये जो है, अब आप बहुत सारे ये दोहों में, लाइनों के बीच में सारे हमने 12 महीने बता दिए हैं। वैसे तो आपको चीटिंग कर दी है हम लोगों ने छोटी छोटी, ऐसे बताते बताते हमने बता दिए हैं और हो सकता है कि हम इतनी अच्छी तरह से बोल रहे थे कि लोग ऐसा सुनने में मगन हो गए होंगे, उन्होंने लिखा ना हो। हाँ, हमने ये भी तो, आज व्यंजन विधि का दिन नहीं था तो कोई कॉपी कलम लेकर नहीं बैठा था, ये भी हो सकता है। तो इस तरह की बातें तो होती रहती है, और नए साल की बात है तो एक अलग सी उमंग रहती है, एक अलग सी खुशी रहती है। चाहे नया साल वो
जनवरी की पहली तारीख हो या चैत्र के पहली तिथि हो तो बड़ा ही आनंद रहता है। एक मन में नव संचार सा होता है, मन में भी बड़ा सा हर तरफ। वैसे इस समय प्रकृति भी जैसे नए वस्त्र धारण करते हैं हम लोग, वैसे ही प्रकृति ने भी एक नई कोपलें अपने ऊपर धारण कर ली हैं। तो सब धुला धुला सा बड़ा प्यारा सा लग रहा है। तो मन तो हम लोगों का हर्षित है। बहुत सारे लोग प्रण करते हैं, उस पर बाद में चर्चा करते हैं कि आपने क्या प्रण किया है। बहुत सारी चीजें हम छोड़ना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हम पकड़ना चाहते हैं, यानी शुरू करना चाहते हैं, कुछ चीजें हम छोड़ना चाहते हैं। तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं। ये पहला दिन रहता है तो बहुत सारी चीजें ऐसे सोची जाती, तो सोचने का दिन होता है वो। ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज और बड़ी मजेदार होती है, मतलब सुबह उठते भाई आज मत सुबह हमें डांटो वाटो मत भाई, क्योंकि ऐसा तो नहीं फिर पूरे साल डांटते ही रहोगे। तो ऐसा होता है क्या? पता नहीं, पर ऐसा हम मान लेते हैं। अगर आज हम पहले दिन लेट हो गए तो मतलब हम हमेशा देर से पहुंचेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। अब आज हमारा चाकू से छोटा सा अंगूठे में कट लग गया तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि कट गया तो अब साल भर कटता ही रहेगा 365 दिन। देखना पड़ेगा कल और परसों में देखना पड़ेगा। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अंगूठा है, कैसे इतनी दिन कट सकता है? बिल्कुल नहीं। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, लेट होना या ये सब हमारी लापरवाही का परिणाम है। तो ऐसा न सोचे। हाँ, खुश रहें। आज के दिन केवल क्यों, पूरे 365 दिन खुश रहें। हर दिन को नए साल की, जैसे नए साल का पहला दिन सोचे। ये देखो जरा सा, बस जैसे ही खुशी की बात हुई और नेहा ने कहा लाओ एक बढ़िया सा गीत सुना देते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से भी अगर कठिन कठिन वचन ले लिए जाए
तो अगले दिन ये हाल हो सकता है कि सीधे नीचे क्योंकि टूट जाते हैं अगले दिन ही वचन टूट जाते हैं। लेकिन आज के दिन तो खास तौर से भाई ये एकदम धरती आसमान सब झूमता रहता है, मन न जाने कहाँ उड़ता रहता है। लेकिन आज एक बात और है कि सब घरों में ये जो आता है नवरात्र, दोनों ही कह सकते हैं ना, चैत्र नवरात्र हो या शरद वाला हो, शारदीय नवरात्र, इसमें दोनों में एक तो बड़ी खास बात यह है कि ऐसे समय आते हैं जब संक्रमण काल होता है, यानी मौसम का अगर हम देखें तो उस समय बीमारियों की संभावना बहुत रहती है। तो एक जब त्योहार आता है तो हम एक ठीक ठाक से ढंग से सफाई करते हैं। यूं तो सफाई हमारी सभी बहनें और सब भाई घर में करते ही हैं, फिर भी रसोई घर की चूंकि व्रत उपवास इन सारी चीजों की बात होती है, देवी की स्थापना करनी होती है, तो कहीं ना कहीं हम ज्यादा डीप सफाई करते हैं और उसका असर जाहिर है कि हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है ना? बिल्कुल। और इतनी अच्छी तरह से सफाई होती है, फिर जो 9 दिन होते हैं, 9 दिन एकदम सात्विक भोजन होता है, तो हल्का फुल्का खाना होता है। कई जो उपवास करते हैं वो एक वक्त ही खाना खाते हैं और हल्की चीजें बनती है, लहसुन प्याज वगैरह जो इस तरह की चीजें होती है वो टाल दी जाती हैं। यानी कि बहुत सारे हमारे साथी जो है वो मांसाहार जो करते हैं वो भी नहीं लेते हैं, इसको कोशिश करते हैं, या और भी जो कह सकते हैं ना कि जो हम बाकी सेवन करते हैं चीजों का जो कि निषिद्ध है, उन सब चीजों के लिए मदिरा हो चाहे धूम्रपान हो, ये बहुत सारे लोग 9 दिन के लिए छोड़ देते हैं। तो एक तरह से ये बड़ा अच्छा माहौल रहता है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वैसे तो हमने उसको धर्म से जोड़ रखा है और कहीं ना कहीं उसकी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। खान पान की जो तुमने बात की, जो व्रत है वो तो क्या बात है उनका, लेकिन हाँ ध्यान रखें कि बहुत तला भुना ना खाएं, फलाहार का मतलब फल ही खाएं। और इसके साथ साथ मन में भी बड़ी पवित्रता रहती है जब हम खाना हल्का खाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक शांत रहती है स्थिति। और गर्मी का मौसम आना शुरू हो गया है, गर्मी शुरू हो गई है, तो इस शुरुआती दिनों में हम शरीर को कह सकते हैं सामंजस्य स्थापित करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। वहीं बहुत सारी जगहों पर ये जो जैसे गुड़ी पड़वा में जैसे बताते हैं ना कि लगाते हैं डंडे के गुड़ी बनाते हैं जी, तो एक लोटे पर साड़ी वगैरह सजा करके और उसके अंदर एक लकड़ी लगा करके उससे सजाया जाता है और ऊपर एक लोटा उलट के रखते हैं। उसके बाद उसमें जो नीम की पत्ती और आदि चीजें जो लगाते हैं और वो शक्कर की माला है, वो सब इसीलिए है कि जो नीम की पत्ती जो है अभी ताजी आई होती है, पोपले होती है मुलायम मुलायम, उनको आप शाम तक उसको उतार लेना होता है और उसके बाद उसका सेवन करना होता है, उसको खा लिया जाता है। और कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि जो नीम की ये छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, इनको 7 पत्तियां और 7 काली मिर्च और थोड़ा सा नमक के साथ पीसकर सुबह खाली पेट खाया जाता है। कहते हैं फिर इससे साल भर आपको बुखार नहीं होता। ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर अलग अलग तरीके से होता है। हम लोग का बचपन में सिलबट्टे पर सुबह सुबह ऐसे ही ताजी नीम पीस कर छोटी छोटी गोलियां बनाकर रख दिया जाता था और हम लोग के लिए मतलब देख कर बुखार चढ़ जाता था। तुम कहती हो साल भर बुखार नहीं चढ़ेगा, उस समय देख कर बुखार चढ़ता था कि अब इसको खाना पड़ेगा। तो बस कहा जाता था जल्दी से आंख बंद करो, नाक बंद करो, निकल जाओ, और उसका तुरंत मिश्री रखी जाती थी कि अब मिश्री चबा लो। तो लेकिन फिर भी ऐसी दहशत रहती थी, डर लगता था कि भाई ये तो बहुत बड़ा बॉम्ब है। लेकिन ये जो है पूरा 9 दिन हम लोग को खाना रहता था। तो कुछ इस तरह से होता है। ऐसे ही गुजरात में परंपरा है कि ये जो उसमें पानी में भिगो दिया जाता है, उबाल कर उसका सुबह सुबह शरबत जैसे इसको पीते हैं नीम के पानी को। ये तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब जानने के लिए ये जो लेकिन जो इस तरह जो बीमारियां होती है ना नेहा, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। वही कहते हैं ना कि एक बार आप कड़वा पी लेंगे तो आप बाकी बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। तो कुछ परंपराएं, दवाइयां कड़वी होती हैं। हाँ, और बिना कड़वी दवाई खाए हम सेहतमंद नहीं रह सकते। और केवल दवाई क्यों कड़वी होती है? जो सेहतमंद जो भी चीज होती है सभी कड़वी लगती है, जैसे योग करना हो, टहलने जाना हो जी, और जो ये बातें बोलते हैं उसकी बातें भी कड़वी लगती है। ऐसा लगता है कि ये क्यों इतनी सच्ची बातें क्यों कर रहा है, और क्यों कह रहा है ऐसी सब बातें, क्यों नहीं कह रहा है समोसा खाओ, क्यों कह रहा है फल खाओ, है ना? और अच्छी अच्छी चीजों के बारे में क्यों नहीं, सात्विक खाओ, ये मत खाओ, मसाला मत खाओ, तला भुना मत खाओ। ऐसा लगता है कुछ कड़वी कड़वी बातें आ रही हैं। पता नहीं, खैर लेकिन अगर आपको लंबे समय तक सेहतमंद रहना है, और आजकल खासतौर से कोरोना की जो बात चल रही है उस समय तो खास तौर से हम ध्यान रखें इन सारी चीजों का। लेकिन अगर घर में रहना है, कुछ मन लगाना है, तो कुछ अच्छा आप खा लीजिए, थोड़ी सी छूट ले सकते हैं आप उसके लिए। ये आपने छूट दे दी है तो हम इसका बिल्कुल पालन करेंगे। और नवरात्रि है तो नवरात्रि में 9 दुर्गा की पूजा होती है, यानी स्त्रियों को पूजा जाता है। और एक तरह से कह सकते हैं घर में भी सोचा जा सकता है कि भाई घर में जो स्त्रियां रह रही हैं वो और माता दुर्गा दोनों अलग अलग ना समझा जाए कि वो तो देवी हैं और घर में जो है उनसे आप अच्छा व्यवहार ना करें जी। तो उस और ध्यान देकर ऐसा सोचें कि भाई दोनों ही हमारे लिए एक समान के लिए है। मतलब घर वाली जो
स्त्रियां हैं उनको पूरा सम्मान दे, और एक कह सकते हैं ना कि एक रिकॉग्निशन होता है, एक पहचान होती है जी कि हाँ आप हो, आप कम से कम इतना समझ लें कि हाँ वो हैं और क्या कर रही हैं, उतना ही काफी है हमें लगता है कहीं ना कहीं, अगर इस पर आप गहराई से विचार करें तो। बाकी तो हम नौ दुर्गा में जो है बाकी बड़े अच्छे से कह सकते हैं ना कि हम घर में अगरबत्ती कपूर ये सब जलाते हैं, और घर में जो पूरा माहौल और वातावरण होता है वो पूजा का रहता है। तो साथ में कुछ हम दुर्गा माँ की शरण में भी चले। जय माता दुर्गा की जय, जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री हैं, किए बैल की असवारी, अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला, करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमासी निर्मल है देवी चंद्र घंटा माता, इनके सुमिरन से निर्बल भी बैरी पर है जय पाता, बैरी पर है जय पाता। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश है कर में, किए बाघ की असवारी, किए बाघ की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली, मंगलमयी स्कंद माता है, जग का दुख हरने वाली, जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की ये कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ, दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ, मानवता की सुखदायिनी माँ। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। यही काल रात्रि देवी है, महाप्रलय ढाने वाली, सब प्राणी के खाने वाले, काल को भी खाने वाली, काल को भी खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर भाता, यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली, यही सिद्धिदात्री माता है, रिद्धि सिद्धि देने वाली, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। तो पूजा पाठ की बातें हो जाती हैं जब, तो ऐसा मन तो शांत हो जाता है, पर अपना लक्ष्य भी पाना जरूरी है, ऐसा कहते हैं। हाँ, लेकिन आज जो है ना बैसाखी है और चेटी चंद है, जैसे बहुत सारे और भी त्योहार है। बैसाखी के दिन के लिए कह सकते हैं कि एक, वैसे तो बैसाखी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, पंजाब का कोई भी त्योहार हो वो लोग पूरे जोशो खरोश से मनाते हैं, लेकिन आज का दिन जलियांवाला बाग के लिए, कांड के लिए भी याद किया जाता है जी, है ना। 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग में ये घटना हुई थी जी, और कह सकते हैं कि एक एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा वहां हो रही थी, जब जनरल डायर ने पता लगा कि वहां पर लोग इतने इकट्ठा हैं और वहां बहुत तंग गली थी, और उस बाग में उन्होंने जिस तरह से घुसकर गोलाबारी की जी, उसके निशान आज भी वहां मौजूद हैं। बिल्कुल, और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो उसने देश की आजादी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए दिया कि इतने लोगों के साथ जब ऐसी यातनाएं हो रही है, उनको यातना दी जा रही है, तो लोगों के मन में जो आक्रोश हुआ उसके लिए वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े होने की उनके अंदर एक हिम्मत भी आई। और जो लोग नहीं भी समझ रहे थे इसके महत्व को, या यूं कहते कि ऐसे मौके पर, वैसे तो कहते हैं खून खौलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे मौकों पर
खून का खौलना बहुत जरूरी होता है ये बताने के लिए कि हाँ हमें आजादी चाहिए ही चाहिए। तो एक तरह से आमतौर पर हम तो कहते हैं आग में घी का काम बड़ा नकारात्मक होता है, लेकिन कहीं कहीं इसकी जरूरत होती है। वीर रस की जब बात हो या देश की आजादी की बात हो, देशभक्ति की बात हो, तो हम उन सब शहीदों को नाम अनाम सभी शहीदों को नमन करते हैं आज के दिन। और मतलब क्या कहें, देश के लिए जब हम सोचते हैं ऐसी चीजें तो मतलब बिल्कुल रूह कांप जाती है ना। कोई हम हो सकता है कि हम उस घटना के बारे में जब पढ़ते हुए भी हम इस तरह से सिहर जाते हैं, और अगर हम उस घटना के बारे में सोचें और कह सकते हैं कि अनुमान लगा नहीं सकते कि किस तरह की स्थिति उस वक्त रही होगी। औरतें थी वहां, कहते हैं कुएं में वो लोग कूद गए, एक के ऊपर गिरते चले गए, और जिस तरह का वो मंजर था वो अपने आप में जी दहला देने वाला रहा होगा। खैर ये जो बातें हो रही हैं कि हम ये सारी चीजें हम बार बार याद करते हैं, लेकिन हम जो लोग इस समय हैं जो देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, हम उन्हें भी याद करते हैं। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं पीवी सिंधु की, है ना। जी हाँ, जो बैडमिंटन प्लेयर हैं। जी, 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में आपका जन्म हुआ। पुसारल वेंकट सिंधु, जिन्हें हम पीवी सिंधु के नाम से जानते हैं, ये इनका पूरा नाम है, और बैडमिंटन की दुनिया में इनका अलग ही मकाम है। वैसे खेल की प्रवृत्ति उन्हें विरासत में मिली। उनके माता पिता वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। जी, और उनके पिता को इस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार तक मिल चुका है। माता पिता दोनों वॉलीबॉल खिलाड़ी थे, इसके बावजूद पीवी सिंधु ने बैडमिंटन चुना, क्योंकि वो बैडमिंटन खिलाड़ी पुल्लेला गोपीचंद के खेल से प्रभावित हुई थी, और इसके बाद उन्होंने गोपीचंद जी से प्रशिक्षण भी लिया। पर इसके पहले जब वो सिर्फ 8 साल की थी, तभी से उन्होंने हाथ में बैडमिंटन रैकेट थाम लिया था, और शुरुआती प्रशिक्षण उन्होंने दूसरे किसी से लिया, और उसके बाद वो गोपीचंद जी से प्रशिक्षण लेने लगे। यानी कि पूरा व्यावसायिक तौर से वो जब खेल में आई तो पुल्लेला गोपीचंद बहुत अच्छे गुरु हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों को उन्होंने मतलब क्या कहना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। पीवी सिंधु का खेल के प्रति, जैसे कि अभी हम लोग कह रहे हैं ना, बड़ा मुश्किल होता है कि हम सोचे कि टहलने जाना है या बहुत पौष्टिक आहार लेना है, स्वास्थ्य की देखभाल करनी है। जबकि पीवी सिंधु की अगर हम बात करें, हम सिर्फ इसीलिए बात करते हैं क्योंकि सोचो जरा नेहा, ऐसा कहा जाता है कि कहा क्या जाता है, बिल्कुल सही है कि वो कैंपस में कभी भी कोचिंग के लिए जब जाती थी तो कभी भी देरी से नहीं पहुंचती थी। अब देर से नहीं पहुंचती थी तो लोग सोचेंगे कि भाई हम भी समय से जाते हैं स्कूल वगैरह, ऐसा नहीं है। जबकि घर से कैंपस उनका 56 किलोमीटर की दूरी पर था, और जो कोचिंग होता है वहां पर बहुत सारे लोग छूट लेते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरीके की छूट नहीं ली और बिल्कुल समय से पहुंच जाती थी। उनकी ये निष्ठा और जिस तरह से काम के प्रति, खेलने के प्रति समर्पण था, उन्हें जीत की ओर बढ़ाता चला गया। बिल्कुल, उनके कोच भी उनके बारे में कहते हैं कि उनके खेल की सबसे अच्छी बात जो मानते हैं उनके कोच, वो कहते हैं कि उनका ऐसा रवैया खेलने का, और वो कभी हार नहीं मानती हैं। वो कभी किसी भी कोई भी परिस्थिति आ जाती है, वो हार नहीं मानती और खेलती रहती है। क्या बात है। यानी कि हार न मानने का मतलब ये नहीं कि आप जिद पर अड़ जाएं, बल्कि ये कि अगर आप, जैसे आप सब जानते हैं कि बैडमिंटन में कई सेट होते हैं, तो एक पहला अगर आप हार गए तो ये मत आप निराश होते चले जाते हैं, तो उसमें आपका जो और भी प्रदर्शन होता है वो गिरता चला जाता है। तो हार न मानना मतलब अंतिम दम तक लड़ाई लड़ते रहना, संघर्ष करना, और इस बात की उम्मीद बनाकर रखना कि हम जीतेंगे ही, ये बहुत बड़ी बात है। और वो सिर्फ 10 साल की जब थी ना, उसी समय से उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग प्रतियोगिताओं में उन्होंने जीतना शुरू कर दिया। तो डबल और सिंगल्स दोनों खेल उन्होंने खेले और उसमें वो जीत कराई। 13 साल की उम्र में भी सब जूनियर कैटेगरी में उन्होंने पौंडीचेरी में सिंगल्स का खिताब जीता। तो ऑल इंडिया टूर्नामेंट में भी उन्होंने सिंगल्स का खिताब जीता। वहीं बाद के साल में भी राष्ट्रीय प्रादेशिक खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जी हाँ, और फिर ऐसा ही नहीं, बस 14 साल की जब हुई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने आगे कदम रखा, पुसारल सिंधु ने। और 2009 में कोलंबो में हुई सब जूनियर एशियन बैडमिंटनशिप में कांस्य पदक अपने नाम करने के बाद मानो पीवी सिंधु के कदम और उनका रैकेट थमा ही नहीं, वो आगे बढ़ती रही, और एक के बाद एक कई खिताब उन्होंने अपने नाम कर लिए। जी, कभी कांस्य पदक, कभी रजत पदक, कभी स्वर्ण पदक। पीवी सिंधु के खेल के सामने बस बोली बिछते चले गए। लेकिन एक खिलाड़ी के जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं, तो उन्हें कुछ हार का सामना भी करना पड़ा। और बाद में ये बात सामने आई कि जब हार उनको हो रही थी तो आलोचनाएं भी होती हैं आसानी से किसी भी खिलाड़ी की। लेकिन बाद में ये बात पता चली कि जिस इवेंट में वो खेल रही थी, उससे कुछ दिनों पहले ही उन्हें घुटने में चोट लगी थी और वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई थी। इस वजह से उन्हें कुछ परेशानी, कुछ हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन बाद में उन्होंने कुछ विराम लिया थोड़ी दिन का, और उसके बाद वापस वो पहुंच गई। यानी कि अगर आपको फिर से जीत की तैयारी करनी है तो थोड़ा सा आप
तैयारी के लिए समय दे दें, वो कुछ ऐसा ही उन्होंने किया। सिंधु ने इतने सारे अवार्ड जीते हैं कि भाई हम यहाँ पर नहीं बता सकते, लेकिन खास पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो मात्र 18 साल की उम्र में ही सिंधु को अर्जुन अवार्ड मिल गया। 2017 में पूरे विश्व के खिलाड़ियों में पीवी सिंधु को दूसरे नंबर पर रखा गया, जबकि हाल ही में वो 7वें नंबर की खिलाड़ी हैं। ये भी कम बड़ी बात नहीं है ना? वो पहली भारतीय हैं जो विश्व बैडमिंटन विजेता बनी और स्वर्ण पदक अपने नाम उन्होंने किया। साथ ही वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता है। और 2013 से हर विश्व स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में उन्होंने कोई ना कोई मेडल अपने नाम किया है। और सिर्फ 25 साल की हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान अपने नाम किया। राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे विशिष्ट नागरिक पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुकी हैं। और 2018-19 में वो देश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी भी रहीं। और अभी खेल की दुनिया में सक्रिय पुसारला सिंधु जाने कितनी उपलब्धियों की ओर कदम बढ़ाएंगी। हम उनके भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन यहीं पर एक बात और हम साझा करना चाहते हैं। पीवी सिंधु का जो ये खेल के प्रति लक्ष्य जो उनका बहुत एकदम निगाह जो है उनकी बहुत तेज है, या जो एक तरह से कह सकते हैं एकाग्रता जो है बैडमिंटन में जरूरी है कि आपको शटलकॉक को देखते रहें जी। वो इसलिए भी है कि वो ध्यान करती हैं, योग करती हैं, जिसके कि नाम से घबरा रही हो ना तुम नेहा जी। तो पीवी सिंधु खासतौर से मेडिटेशन करती हैं, ध्यान करती हैं। और कई बार वो ऐसे समारोहों में गई हैं और खुद बैठकर उन्होंने ध्यान किया। बीच में जब वो खेल में फिर से जा रही थी 2-3 साल पहले, तो फिर उन्होंने ऐसे एक शिविर में जा गई और उन्होंने वहां जाकर ध्यान किया। तो इस तरह से उनके खेल में और निखार आया। तो हम इसलिए सिर्फ कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि आप जिस भी हमारा जो भी काम है एक तरह से काम ही है उनका, खेलना हमारा कुछ और काम करना काम है। तो जो जिसका जो काम है, अगर हम योग और ध्यान करते हैं तो हमें बड़ी मदद मिलती है, मन एकाग्र हो जाता है, तो फिर किसी भी काम में हमें सफलता मिल जाती है जी। मजा ये जिंदगी है, तुम मुस्कुराए जा। बड़ी रंगीली जिंदगी है, हंसी है दिल लगी है, मजा ये जिंदगी है, तुम मुस्कुराए जा। बड़ी रंगीली जिंदगी है, हंसी है
है दिल लगी है, मजा ये जीते जी है, तुम मुस्कुराए जा। बड़ी रंगीली जिंदगी है, हंसी है दिल लगी है, मजा ये जीते जी है, तुम मुस्कुराए जा। मुस्कुराने के लिए वजह छोटी सी चाहिए होती है ना। लेकिन जिंदगी रंगीन है, ये तो हमें सोचना ही पड़ेगा और हर वक्त इस बात को याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका करियर कुछ इस तरीके का हो, जैसे ब्लॉगर की हम बात करने जा रहे हैं, तो जिंदगी कुछ ज्यादा रंगीन नहीं हो जाएगी? हाँ, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा परेशानियां उस तरह की नहीं है जैसी आमतौर पर किसी और काम में आ सकती हैं, कि जैसे आपको टाइम पे वहां जाना है ऑफिस, या किसी को रिपोर्ट करना है, आपका कोई बॉस है। अब देखिए, हम यहाँ पे कुछ ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं बॉसों के बारे में, बॉस के बारे में। जी, ऐसा है जैसे जब जिसको गणित आ जाती है, ठीक है, उसके लिए बहुत आसान होता है। जी, जिसको संस्कृत आती है वो कहता है अरे 100 में 100 मिल जाता है, एक भी नंबर नहीं कटता। और जिसको नहीं आती उसको 25 के लाले पड़ जाते हैं, 25 नंबर भी नहीं मिल पाता है। बात तो है कि तो भाई के पास तो हम भी कई बार होते हैं। तो तुम लोग नए हो ना, तो बड़े मजे से कह दोगे अरे ब्लॉगर बड़ा आसान है। वैसे चलो बताओ, देखें कितना आसान है। आजकल तो लोग फोन के साथ इतने फ्रेंडली हो चुके हैं कि सबके हाथ में एक एक फोन दिखता है। अरे वो अपने दोस्तों से बात करने के लिए होता है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे काम करने के लिए होता है। अच्छा चलो बताओ इसमें होता क्या है, जरा हमें तो बहुत से ऐसे युवा हैं जो ब्लॉगर के रूप में करियर बना रहे हैं अभी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि आपको अपने अनुभव और अपने एहसास जो होते हैं वो बांटने होते हैं, कि आपको कैसा लग रहा है। तो वो खराब होगा तो भी किसी के लिए अच्छा होता है वो, कई बार ऐसा प्रोत्साहित करेंगे हम। दूसरा ये होता है कि अगर खराब है वो भी तो लोग सुनना चाहते हैं। जी, वो बड़ा किसी के लिए रोचक भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अच्छा हो, जरूरी नहीं प्रेरणादायक हो, लेकिन वो चटकारे ले सकते हैं। हाँ, कोई गिर जाता है तो सभी हंसते, 8 लोग तो हंसते ही हैं। तो इन लोग उठाने जाते, तो वो जो उठाने गए थे उनकी कहानी भी एक अलग हो सकती है, और जो हंस रहे थे उनकी कहानी अलग हो सकती है, और जो गिरा था सचमुच उसका दर्द भी अलग हो सकता है। तो इसी तरह से वो सब अगर अपने अनुभव लिख सकते हैं, अपने अपने अनुभव अगर वो लिखेंगे तो अलग अलग तरह की 7-8 कहानियां बन जाएंगी, जिनमें बिल्कुल ही अलग कह सकते हैं कि बातें रहेंगी, और सबको पढ़ने में भी अलग लगेगा, वो बिल्कुल अलग होगा। और कहीं कभी कभी तो हमें लगता है, चलो खैर पहले ये बता देते हैं कि इसमें हम अपने एहसास बांटते हैं, अनुभव बांटते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। इसके साथ ही आपकी प्रतिभा और ज्ञान को भी पेश करने का अच्छा माध्यम है ना। और इसके जरिए आप देश विदेश तक अपने विचार आसानी से पहुंचा सकते हैं, और मन का जो गुबार है वो भी निकाल सकते हैं। ना बहुत अच्छी तरह से। और बाकी जो आपके पढ़ने वाले हैं वो भी अपने विचार आप तक बांटते हैं कमेंट्स के जरिए। और साथ ही साथ आप अपना पसंद का जो क्षेत्र है या विषय है वो चुनकर अपना ब्लॉग बना सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ केवल एक विषय पर ही ब्लॉग लिखें, ऐसा भी? ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ एक विषय पर लिखें, या हो सकता है कि आप उससे संबंधित 3-4 विषय चुनकर भी ब्लॉग लिखें, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। पर आमतौर पर अगर आप एक ही विषय चुनकर लिखते हैं तो उस विषय से संबंधित लोग सब आ जाते हैं उसे पढ़ने के लिए। ऐसा क्योंकि अगर आपके 3-4 विषय होंगे तो हो सकता है कि शुरुआत में कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को पढ़ते समय कि ये इस बारे में भी लिख रहे हैं, इस बारे में भी लिख रहे हैं, इस तरह से। अच्छा, मतलब जैसे अगर एक दुकान में समोसा मिल रहा है तो बस समोसा ही समोसा रहे तो अच्छा रहेगा। फिर ऐसा हो सकता है ना उसका समोसा बहुत ही मशहूर हो। तो इस तरह से अगर आपका कोई एक अनुभव या एक तरह के कोई विचार, या मान लीजिए किसी को टेक्निकली चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी है तो वो इस बारे में अगर जानकारी बांटता है तो जिसे भी उसकी जानकारी लेनी होगी, चाहिए होगी तो वहीं जाएगा, तो वो तुरंत आएगा। और किसी का किराना स्टोर भी हो सकता है, यानी कि उसमें आटा दाल चावल सब चीज हो, दाल भी हो और मूंगफली भी हो, सब चीज हो सकती है, तेल घी सब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, खासकर जब महिलाएं ये बनाती है तो क्योंकि वो मल्टीटास्किंग करती हैं, बहुत सा काम उन्हें करना होता है, तो बहुत सारी जगहों पर उनका अनुभव होता है कि बच्चों को लेकर एक अलग अनुभव हो सकता है, और किचन के काम में अलग अनुभव हो सकता है, घर के कामों में अलग अनुभव हो सकता है, पति को लेकर अलग अनुभव जी वो भी हो सकता है, रिश्तों को लेकर भी अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। तो इस तरीके की बात हुई। लेकिन अगर हम बात करें तो चलो पहले विषय की, उसके पहले बात कर लेते हैं। बेसिकली इसमें ये है कि अगर आप मूल रूप से देखें तो काम का तनाव कम से कम हो जाता है इसमें, क्योंकि आप अपने हिसाब से काम करते हैं, अपना एक समय तो निश्चित करना ही होता है, और साथ में आप अपने अनुभव बांट रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा उसमें विचार करना नहीं पड़ता। विचार नहीं करना पड़ता, विचार हो सकता है करना पड़े, लेकिन हमें लगता नहीं है, आपको बहुत सारे लोगों की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है जी। और इसमें ये अच्छी बात है कि आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता है, आप स्वयं लिखते हैं, लिखती हैं, और उसके बाद आप अपने ब्लॉग पर उस रचना को डाल सकते हैं। और उसके साथ कोई फोटोज भी डाल सकते हैं आप, तो और सुंदर दिखेगा वो, और सुंदर दिखेगा। या कुछ भी आप अनुभव आप बता रहे हैं उससे जुड़ी हुई सच बात है कि अगर तस्वीर डाल दी तो उसमें और रोचकता बढ़ जाएगी, और जिसको पढ़ना है उसके लिए आसान भी हो जाएगा। और इसके लिए लेकिन सबसे पहले ब्लॉग बनाना होगा ना।
सकते हैं? तो ब्लॉग बनाने के लिए कई तरह की वेबसाइट अवेलेबल हैं, और अगर हम गूगल सबसे आसान कह सकते हैं गुरु है जो सबके पास सबके हाथों में है, तो उससे अगर आप जानकारी लेना चाहें कि ब्लॉग किस तरह से बनाया जा सकता है, तो आपको क्रमवार चीजें पता चल जाएंगी कि इसके बाद आप ये कीजिए, उसके बाद वो कीजिए। एक मिनट, हम बता रहे हैं क्या करना होगा। तो ब्लॉग बनाने के लिए ब्लॉग की कई साइट्स हैं। ये हमने इसलिए कहा कि अगर मान लीजिए हमने बता दिया, अगर नोट करने में थोड़ी मुश्किल हो, हमारी सखियां बिल्कुल नोट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ब्लॉग बनाना होगा अपनी जो आपकी मेल आईडी है उसके मार्फत। जी, उसके जरिए आप जाकर ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग बनाने के लिए कई तरह की वेबसाइट अवेलेबल हैं, तो उन वेबसाइट्स में आप जाकर अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं। जीमेल जो आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे संबंधित भी एक ब्लॉग उनका भी होता है। तो जीमेल में भी अगर आप मेल आईडी जब लॉगिन करने जाते हैं तो वहां नीचे भी ब्लॉग बनाने का एक आपको विकल्प दिया होता है। उसमें बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इस तरह से जब आप ब्लॉग बना लेते हैं तो उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने बात की, नेहा ने बताया कि आप विषय के चुनाव करने के बाद उसके अनुसार तस्वीर लगा देंगे तो लोगों को आसान लगेगा। जैसे पुस्तक है, अगर वैसे ही जैसे किताबें होती हैं उसमें ऊपर ही चित्र देखकर हमें समझ में आ जाता है कि इसका अंदर क्या होगा, तो कुछ इसी तरह से ब्लॉग भी वही चीज होगी। अलग अलग तरह की थीम भी वहाँ मौजूद होती है, जिसमें आपको जिस तरह का ब्लॉग बनाना, अगर आप सौंदर्य से संबंधित बनाना चाहते हैं तो उस तरह की थीम आप चुन सकते हैं। तो अलग अलग थीम वहाँ दी होती है, तो आप किसी भी तरह का ब्लॉग बना सकते हैं। साहित्य से संबंधित रेसिपी का ब्लॉग बना सकते हैं, क्राफ्ट का ब्लॉग बना सकते हैं, ब्यूटी टिप्स देने वाला कोई ब्लॉग बना सकते हैं। ऐसे ही वन्य जीव ब्लॉग हो सकता है, पेड़ पौधों से संबंधित हो सकता है, और मतलब यही सारी चीजें हैं। सिलाई आदि से संबंधित हो सकता है, क्या खाना पकाने से संबंधित भी हो सकता है, व्यंजन विधि का एक ब्लॉग हो सकता है, रेसिपी से संबंधित एक ब्लॉग हो सकता है जिसमें आप व्यंजन विधि डाल सकते हैं। उसकी अगर आपको पूरा वीडियो नहीं बनाया तो आप फोटो खींच के एक एक क्रम से उसको लगा के और उसकी जो सारी जो सामग्री है वो सब लिखते हुए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे ब्लॉग ऐसे होते हैं जिसमें कि आपकी आवाज होती है, किसमें बिना आवाज के सिर्फ संगीत के साथ में चित्र दिखाया जाता है और लिख कर आता है। तो कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं जो आप बना सकते हैं। आमतौर पर ब्लॉग में आप लिखते हैं और लिखने के साथ आप चाहें तो एक वीडियो आप बनाकर अलग से लगा सकते हैं, या आप लिखकर ही उसे पेश कर सकते हैं फोटोज के जरिए। और साथ में जिस विषय में आप बारे में आपकी विस्तृत जानकारी हो उस विषय को चुनकर आप ब्लॉग बनाइए, ताकि शुरुआती समय में ही ऐसा ना हो कि आपके पास विषय से संबंधित जानकारी कम पड़ जाए। तो शुरू में वैसा बनाइए और बाद में धीरे धीरे आप कुछ लिखते जाइए, और हो सकता है कुछ और चीजें भी उसमें आप साथ में जोड़ सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम रोजाना कम से कम एक पोस्ट आप लिखकर डालें, तब ताकि लोगों को देखने की आदत रहे कि अच्छा नेहा का आज एक पोस्ट आने वाला है, लोग उसकी प्रतीक्षा करें। हमें लगता है कि अगर आप ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो पहले आप 10 दिन 15 दिन का कुछ आप अपना बैंक तैयार कर लें अपने पास मटेरियल, और तब शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा कि किसी दिन आप नहीं लिख सके तो आप पीछे से ले सकें। यानी होमवर्क अच्छा होना चाहिए इसके लिए। और 1 महीने तक लगातार अगर आप लिखते रहते हैं रोजाना, आप छोटी से छोटी या बड़ी, इसमें शब्द की कोई ऐसी सीमा नहीं है। तो आप 2000 शब्द का भी लिख सकते हैं, आप 250 शब्द का भी लिख सकते हैं, आप 3-4 शब्दों में भी चीजें अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है। बस रोजाना अगर आप सब काम करते हैं तो जो पढ़ने वाले हैं उन्हें पता है कि उन्हें रोज आना है और यहाँ कुछ ना कुछ अच्छी चीज ये हमने लिख दिया। लेकिन ये करियर कैसे बन सकता है, इसमें आमदनी कहाँ से हो रही है मैडम? जी, आमदनी इसलिए हो रही है कि अगर आपका जो ये ब्लॉग है वो आपका एक विषय, अगर आप संबंधित विषय पर लिखते जाते हैं और वो धीरे धीरे लोगों तक प्रचलित होता है, तो उसकी बात और अक्सर लेखन से जुड़े जो लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी कामों के लिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती वो ब्लॉगर से संपर्क करते हैं, और आपको लेखन के कई काम भी इसके जरिए मिल जाते हैं। उसके अलावा जो विषय पर आप जिस पर लिखती हैं उससे संबंधित जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके आपको विज्ञापन भी ब्लॉग में मिलते हैं। 1 महीने तक लगातार काम करने से आपको गूगल जैसी जो साइट्स हैं वो भी विज्ञापन के लिए संपर्क करते हैं, जहां आपके ब्लॉग के साथ में छोटे छोटे, आप अगर कोई भी बात पढ़ते हैं जाकर, कहानियां भी पढ़ते हैं अगर इंटरनेट पर जाकर, तो आप देखेंगे बीच बीच में विज्ञापन आते हैं। तो इस तरह के विज्ञापन आपको भी मिलते हैं। और आप समझ जाइए अब कि जो आप विज्ञापन देखते हैं यानी कि जिसने जो लिखा है उसके पास उसके पैसे पहुंच रहे हैं। और इसमें बहुत जरूरी है कि इसमें मौलिकता होनी चाहिए। जो भी आप लिखें आपका अपना होना चाहिए लेखन, कहीं और से चोरी किया हुआ नहीं होना चाहिए, किसी और का कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से कार्यवाही भी हो जाती है। अगर आपने किसी और का चीजें उठाकर ली गई करके नहीं रखा और उसने अगर आपको रिपोर्ट कर दी, तो इस तरह की बहुत सारे मामले होते हैं जिसमें पूरी साइट या पूरा ब्लॉग भी बंद कर दिया जाता है। और ज्यादा होने पर कभी कभी आप ये अपराध की संज्ञा में आता है, अपराध की श्रेणी में आता है।
तो इससे भी बचकर रहें आप, इसलिए मौलिकता अपनी रखें, आप खुद लिखें, जो भी करें, सिलाई कढ़ाई जो भी इतने विषय हमने बता दिए, इसके लिए आप ब्लॉगर बने। तो आज पहला दिन है, आप प्रण कर लीजिए कि ब्लॉगर बनना है। बिल्कुल, पहले दिन कुछ ना कुछ कीजिए, अपना फोन उठाइए, ब्लॉग तो बना लीजिए, कम से कम बना ही लीजिए। लेकिन भाई ऐसा मत करिए शुरू, नहीं आज मत बनाइए। आज अगर आप सोच रही हैं तो 15 दिन बाद बनाइएगा। थोड़ी तैयारी कर लीजिएगा, नेहा की तरह थोड़ी कि सब रखे हुए हैं इन्होंने, ऐसा नहीं होगा। थोड़ी तैयारी से काम शुरू करिए। तो बहुत अच्छी बात है कि ब्लॉगर आप बनते हैं तो आपको लेखन की क्षमता होती है, और जो भी तरह से आप लिखना चाहें। जो विषय की हम बात कर रहे थे, हम ये भी कहना चाह रहे थे नेहा, कि जैसे तुमने बताया कि कोई घटना है, उसमें कोई देख रहा है, कोई खुद उससे प्रभावित है, 10 लोग देख रहे हैं, 10 की अलग भावना होती है। वहीं ऐसा भी होता है कि हम ही खुद अपनी बात उसी विषय के बारे में, उसी घटना के बारे में लिखते हैं, तो 5 बार अगर लिखते हैं तो 5 बार अलग भी हो सकती है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, इन सबको ध्यान रखिए और ऑल द बेस्ट। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए। यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेटे लेटे आईना चमका रहा है फूल पर। ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। तो हवाओं पर हवाओं के नाम लिख देंगे, और हमारे श्रोता जो बड़ी अच्छी बातें हम तक लिखते हैं। हाँ, हमारे एक श्रोता ने तो कह दिया है कि भाई वो अपना ब्लॉग कुछ बातें कुछ गीत और सखी सहेली के वक्त में कमेंट्स में लिख देते हैं। हाँ, ये बात तो है। कितने प्यारे हमारे दोस्त हैं ये लोग जी। और लिख देते हैं, इसीलिए तो हम प्यारे प्यारे इनको गीत सुनवा देते हैं तुरंत। और हमारे एक श्रोता ने अपनी बेटी की लिखी एक कविता हमसे साझा की है। क्या बात है। स्वागत है नव प्रभात, चल चंचल पग को पथ दिए,
मन में नई उमंग लिए अरुणिमा का स्वर्ण प्रभात, मन में लिए संकल्प ज्वाल, राह में हो विघ्न विशाल, अंतर जगा नवीन प्रभात, सोच का करो विस्तार, नव वर्ष का हर्षित प्रभात। शिवानी दवे नाम उन्होंने लिखा अपनी बेटी का। नव वर्ष का हर्षित प्रभात, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। और इन लोगों को बहुत बहुत बधाई, नव वर्ष की बधाई सबने लिखकर भेजी है हम लोगों को ना। और आप सबको वचन किसी ने नहीं लिखे, कोई वचन नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं ले रहे हैं जी, नहीं लिखे। लेकिन जो हम लोगों ने 12 महीने की बात की है सबने लिखकर दिया हुआ है जी, और कि लगभग सभी ने लिखा है कि जैसे कि हमने बता दिया था जवाब, तो हमने भी अपनी तरफ से जवाब दे दिया था, मिला जुला कर 5-5 महीने के हिसाब से हमने जवाब दे दिए थे क्योंकि मिला कर पढ़े थे हमने, तो इसलिए हमारी तरफ से भी जवाब आ चुका है। तो अभी आप हमें भी पास कर दीजिए। तो नहीं, इन लोगों ने सबने बहुत अच्छे से लिखकर भेजा है 12 महीनों का नाम, और ये बात है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों ने प्रण लेने की बात की है, लेकिन एक ने बहुत अच्छी इस तरह से लिखा है कि बधाई के साथ साथ उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले तो आशीर्वाद लेना चाहूँगा माता का, और पूरे विश्व में कोरोना नामक विषाणु को नष्ट कर दे। दूसरी बात, हम अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए सरकारी नियमों का पालन करें। और दरअसल ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष जितना इतिहास पुराना, इतना पुरातन है, सनातन है, जिसकी बातें हम युगों युगों से सुनते आ रहे हैं, चाहे वो रामायण काल हो, महाभारत काल हो, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग तक भारतीय संस्कृति आज तक कायम है। इस देश क्या ही कमाल है। हमने उन युगों का नामकरण किया। ऐसे प्राचीन देश की कई परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृतियों को हम भूल चुके थे, है ये कह रहे हैं, हम तो यही कहेंगे भूल चुके थे, लेकिन आज फिर हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि नव वर्ष जो 1 जनवरी को मनाते हैं, जो कि कतई उचित नहीं कहा जा सकता, परंतु वैश्विक युग में, वैश्विक के इस काल में फिर भी हमने हिंदू नववर्ष को याद रखा है, परंपरा को निभाते आ रहे हैं, जिसके कारण हमारा देश का अस्तित्व आज भी बना हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि बधाइयां हो या खुशी का मौका हो, विश्व के किसी भी कोने के देश का हो, हमें मना लेना चाहिए। खुशियों का मौका है, उसे चूकना नहीं चाहिए। तो उठा उठा के लेकर आना चाहिए, ले आना चाहिए कोने से भी, है ना? बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल सही है। और आप बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा है कि भाई हम तो यही कहेंगे कि कामना करते हैं कि कोरोना को भगा कर, क्योंकि इसको भी 1 साल हो गया है, नए साल के नए वचन जो तुम कह रही हो ना, लोगों ने नहीं लिखा, इन्होंने लिखा है कि कोरोना को भी 1 पूरा साल हो गया, यानी पूरा साल से ज्यादा हो गया है। तो हम सभी को प्रण लेना है कि कोरोना को निष्प्राण करने के लिए प्रोटोकॉल और नियमों का पालन करते हुए अपने को और अपनों की कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन की मदद करनी है। तो ये प्रण तो हम सभी को लेना चाहिए। हम भी इनके साथ ये प्रण लेते हैं, और पूरी तरह से भाई अब एक मेहमान ऐसा है जिसको सच में सबके सब भगाना चाहते हैं, इसे मेहमान नहीं बनाना। तुम कब जाओगे, आपका सबके जबान पे सवाल है ये वाला ना। वही हमारे एक श्रोता और हैं जिन्होंने वचन लिया है नया, उन्होंने कहा कि नए साल के नए वचन पर कुछ ना कुछ संकल्प हम लेते हैं नए साल पे। संकल्प करना आसान है लेकिन निभाना कठिन है। यही तो हम लोग इतनी देर से कह रहे हैं। तो संकल्प ऐसा करो जो बहुजन सुखाए बहुजन हिताय हो। और उन्होंने इस साल पेड़ लगाने का संकल्प किया है, तो कम से कम हर महीने 2 पेड़ वो लगाएंगे और पेड़ों की देखभाल करेंगे। वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो भाई इस तरीके का संकल्प कोई भी ले सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास जगह नहीं है, तो कि हर महीने आप 2 पेड़ लगाएं, तो कम से कम जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी देखभाल करें, या जो लगे हुए हैं उनको आप क्षति न पहुंचाएं, कुछ ऐसा करें। और इसके साथ साथ आजकल तो जो गर्मियां आ गई हैं, तो पंछी जो हैं उनके लिए आप दाना पानी रखें तो कितना ही अच्छा होगा, है ना। हाँ बिल्कुल, उनके लिए दाना पानी रखना चाहिए। और हमारे मैंने कहीं पढ़ा था कि भाई जब आप अगर किसी पंछी के लिए छत पर या कहीं किसी जगह पर अगर कटोरा रखते हैं या कुछ ऐसा पानी की चीज रखते हैं, तो उसे पानी से भर के भी रखिए, क्योंकि अगर पंछी बेचारा दूर से देखेगा और उस आस के साथ वो आता है और अगर वो खाली मिलता है तो वो उसकी जो उड़ान है पूरी व्यर्थ हो जाती है और वो मायूस हो जाता है और उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो उस आस को बने रहने दे, या कि अगर आपने बर्तन रखा है तो जाहिर है कि उसका पात्र भरा ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके के वचन होते हैं। लेकिन हम सखियों से कुछ ये कहना चाहते हैं खास तौर से, हालांकि ये भाइयों पर भी लागू होता है, कि जो आपका मन होता है उसको पूरा करने का आप संकल्प जरूर लें। और बहनों के लिए खास तौर से इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अक्सर हमारी बहनें जो हैं वो अपने मन की बात को कहीं ना कहीं
छुपा कोने देती में हैं। रख जी। लेती हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मान लीजिए कुछ उनका खाने का भी मन होगा, लेकिन अगर घर में सब नहीं खाते हैं तो जी। वो कहेंगे कि ठीक है, इसकी पसंद की ये चीज बन गई, उनकी पसंद की वो चीजें बन गई। और अगर उन्हें अकेले ही कोई चीज पसंद है तो फिर वो कहते हैं कि भाई अब ये तो नहीं करेंगे, नहीं आप करेंगे। छोड़िए इसको, और नहीं बनाएंगे, नहीं करेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे कि भाई मतलब ठीक है किसी दिन बनाएंगे, हाँ, और वो किसी कोई दिन नहीं आता। जी। तो इस तरह की चीजें भी छोड़ना चाहिए। एक संकल्प लीजिए कि दिन साल में, मतलब साल क्या कहते हैं, हफ्ते में एक बार आपको अपनी पसंद की चीज तो खानी ही चाहिए। नहीं तो ये वृक्ष की तरह भी कर सकते हैं कि महीने में 2 बार आप खा लें, ऐसा भी महीने कर में 2 बार सकती भी हैं खा आप। सकते हैं। और हम तो कहते हैं हफ्ते में एक बार बना ही दीजिए और बोले कि बना ही सबको यही खाना है। तो आज हमारी पसंद का खाइए आप। लेकिन नेहा एक बात और है जी। कि हमारी बहनें जो हैं वो बहुत मेहनत करती हैं, परिवार के सब सदस्यों का ख्याल रखती हैं। अगर 4 लोग हैं और कहते हैं मतलब उनको लेकर अगर 4 हैं तो 3 लोग जो होते हैं उनके मन का बना लेती हैं, तो फिर आप अपने मन का क्यों नहीं बनाती हैं? हो सकता है आपके घर में 5 सदस्य होते हैं और 4 के मन का आपका बनाती, तो आप अपने आप को भी घर का एक सदस्य ऐसा मानिए जो फरमाइश करता है अपनी, और उसकी फरमाइश पूरी कीजिए आप। एक छोटे से गुड़िया रख लीजिए। तो अच्छा। सबसे जब आप खाना की पूछते ना कि क्या उससे भी खाना है, पूछ क्या लें। पसंद है, तो उससे भी पूछिए और वो सिर्फ वही बोलेगी जो आपको पसंद है। आपको तो पसंद फिर आप उसके लिए भी बनाइए बिल्कुल और सही खाइए है। आप मिलकर। अच्छा, उसके साथ साथ एक चीज और भी है, वो बड़ी मजेदार है। जैसे कि हम लोग क्या तो ये भी कहते हैं कि ठाकुर जी का ये खाने का मन है, भोग लगाना है तो बनाना है। तो आप ऐसा भी कर सकती है कि नहीं, भगवान जी का तो आज यही खाने का मन है, आज के दिन ये चढ़ता है। तो ये जो है ना, धर्म की आड़ लेकर और भगवान जी का नाम लेकर हम कुछ इस तरीके का काम करते हैं, बहुत सुकून का काम भी करते हैं। जैसे कि कोई परेशानी आती है तो हम कहते हैं प्रभु की यही इच्छा थी, ऊपर वाले की यही मर्जी थी, तो कुछ इस तरीके की चीजों के लिए करें। लेकिन ये तो हो गई खाने की बात कि हम उसके लिए प्रयास करें। वहीं आपकी संगीत में रुचि है या कहीं ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी है, आपका नृत्य का आपका शौक है, उसको भी आप जागृत करिए। बिल्कुल। हमें हमारी एक पहचान की थी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात, मतलब उनकी एक बात थी जो बहुत अच्छी हमें लगी। हाँ। जी। उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने अपनी बेटी को, उनकी बेटी की उस टाइम शादी हो रही थी तो वो विदा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई जिंदगी में कुछ करो ना करो, अपनी एक शौक को साथ में पाल के रखना। क्योंकि जो आपके मतलब परिवार एक बढ़ रहा है तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही है, आप सबको भूल भाल के आप उसमें खो जाएंगी। लेकिन एक वक्त आएगा जब आपके जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे, वो अपने काम के लिए निकल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो उस वक्त आप अकेला महसूस ना करें। इसके लिए एक शौक आपका हो आपके साथ, तो आप उसका पालन कर सकती हैं, उसके साथ आराम से आप रह जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उसे रखना बहुत जरूरी है। रखना जरूरी है। ये कहने का मतलब है कि अगर आप ये सोचेंगे कि जब आपको वक्त मिलेगा तब आप शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। जैसे कि हम सोचते हैं कि अरे अभी हमें तो एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं है, जब दिक्कत आएगी तब आपकी आदत नहीं बन सकती। तो आपको सब चीजों को पहले से बना कर रखना में, उसके लिए भी एक वक्त निकाल के आप उसके साथ कर सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करती हैं हमारी सखियां। सिर दर्द और कमर दर्द, पैर दर्द, तो मान के चलती है कि हमारे साथी हैं, हमारे साथी हैं। जी, बड़ा अच्छा लगता है इसके, ये ना हो तो पता कैसे चलेगा, कहती हैं वो। हाँ, अगर सिर दर्द नहीं हो तो पता कैसे चलेगा कि आज हमने बहुत काम किया है। तो भाई ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनको कि ये सब बिल्कुल नहीं होता है। तो आप उस श्रेणी में जाइए, उस पंक्ति में जाइए, उस लाइन में जाइए जो पूरी तरह से स्वस्थ है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ प्रण करें, सुबह योग, प्राणायाम, ये सब जरूर करें, खुली हवा में टहलें जहाँ पे वृक्ष हों। तो कुछ इस तरीके की बात करें। अपने शौक की जो बात कही, तो बच्चों को जैसे पालते हैं वैसे अपने शौक को भी पालें। बिल्कुल। उनको बिल्कुल सिंचित करते रहें, उनको भी दाना पानी देते रहें, खाना पानी देते रहें, है ना, तभी वो आगे पनपते रहेंगे। तो इन सारी चीजों की, आपको घूमने जाने का शौक है, नया कपड़ा पहनने का मन है, आप करिए, प्लीज करिए ही करिए। ये वचन आप ले लीजिए, हमारी तरफ से लीजिए ले लीजिए। हम अभी आपको गिफ्ट देते हैं एक गीत। किसी से है
किसी से है धोखा, किसी से दुनियादारी, किसी से है धोखा, किसी से दुनियादारी। वाह मेरे मासूम शिकारी तेरी उम्र दराज हो, किसी से है वादा, किसी से है यारी। वाह मेरे मासूम शिकारी तेरी उम्र दराज हो। चले हैं ससुराल फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे थे हम। बहुत प्यारा गीत। और इससे पहले गीत सुनवाया था 2 दूनी 4 फिल्म से, और उससे पहले श्रीमती 420 फिल्म का गीत सुन रहे थे, और उससे पहले सुन रहे थे नवदुर्गा फिल्म से गीत, और सबसे पहले हमने सुनवाया अनाड़ी फिल्म से गीत। अनाड़ी फिल्म का गीत। और हमारी बहुत सारी सखे दोस्तों ने फेसबुक पेज पर लिखकर भेजा है, जो हमने पूछा था कि 2078 विक्रम संवत का ये जो शुरुआत हुई है, तो नया साल शुरू हुआ है, तो पूरे महीनों का नाम बताएं। तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगन, पूस, माघ, फागुन, ये है 12 हिंदी महीने संवत्सर के। जी, तो ये तो मतलब वही तो बताना ही था, हमें तो पता था कि जवाब आ जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा। कई बार तो सवाल पूछने से पहले ही जवाब भी आ जाता है हमें। जी हाँ, हम तो आज कह भी रहे थे कि भाई सवाल पूछने से पहले जवाब आ जाता है कई बार। कनेक्शन है, बहुत प्यारा कनेक्शन है। आप लोग बहुत प्यार करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। और क्या कहें अब, बस ये कहना ये है कि जिन वचनों के बारे में हमने सखियों को कहा है, उनके बारे में जरूर सोचें, और अपने शौक के बारे में सोचें, और हमें अगले कार्यक्रम में लिख के भी भेजें अगर होता है तो। और जो हमारे श्रोता भाई सुन रहे हैं वो भी अपने घर तक ये बातें पहुंचाएं और बताएं कि भाई, और मदद करें, माहौल दें। और दूसरा एक बात और है कि हमारे ऐसा नहीं है, हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता बंधु भाई भी हैं जो अपने परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं उसमें कुछ इस तरह से मसरूफ हो जाते हैं कि उनका भी कभी कभी संगीत, खेल या साइकिलिंग, कुछ ऐसे शौक होते हैं जिसको कि वो दरकिनार कर देते हैं। ऐसा मत करिए, आप भी अपने उन शौक को पूरा करिए और फिर से उनको जीवित करिए, बल्कि अगर आप छोड़ चुके हैं। और आजकल तो खास तौर से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। ये आज अपने आदत डाल लें और इसको शौक बना लें कि दूर से रहें, दूर से बातें करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जहां जरूरत ना हो वहां तो हाथ आप साबुन से धो सकते हैं। बिल्कुल। जहां साबुन उपलब्ध ना हो वहां सैनिटाइजर का आप इस्तेमाल करें। या ऐसी जगह आप जा रहे हैं जहां नहीं है और आपको बस आदि से उतरना है, तो आप अपने पर्स में, अपने साथ में सैनिटाइजर रखें, लेकिन कोशिश करें साबुन का प्रयोग करें और कोशिश करें सारा काम समय से करें। समय से करें और जो गाइडलाइन दी गई है उनका पालन करें, तभी हम मिलकर कोरोना का हटा सकेंगे। जो हम अभी कामना कर रहे हैं कि कोरोना जाए, तो इसके लिए अब सबको मेहनत करनी पड़ेगी। और हम तो कहते हैं भाई ये साल पूरे होने से पहले ही कोरोना जाए, 2-3 महीने, 1 आध महीने के अंदर ही पूरी तरह से जाए। बिल्कुल। और वैक्सीन की जो बात है, उसमें जब आपका समय आए, आपकी जब मौका मिले, आप तुरंत वैक्सीन लगाएं। अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न रखें। बिल्कुल। और अब हमारा वक्त हो चुका है कि हम अभी सभी श्रोताओं और सखियों से लेते हैं इजाजत। नेहा शर्मा, रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार और नव संवत्सर की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सखी सहेली।